नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक देखा है कि हमने टीनेजर से बात करी, हमने यंगस्टर से बात करी, हमने न्यूली मैरिड जनरेशन से भी बात की। तो हमने लगभग सभी एज ग्रुप के साथ में अभी तक के बात कर ली है। और लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि इस बार जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रिटायर्ड एज ग्रुप के लोगों के साथ में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का सब्जेक्ट चालू करूं, आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिस तरह से मैं एक रिटायर एज ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूं, तो उस एज ग्रुप में हम प्लानिंग के विषय में बात नहीं कर सकते, सिर्फ उनके स्टेटस के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि उस एज में ऐसा एज सच करने जैसा कुछ नहीं रहता है, ना तो फिजिकली कोई ऐसी स्टेटस रहती है कि हम कुछ नया करके उसका बेनिफिट उठा सके। तो कुल मिलाकर के वहाँ के स्टेटस के बारे में ही बात की जा सकती है, वहाँ पर प्लानिंग वाली बात मेरे को नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन जो लोग उस एज ग्रुप में नहीं हैं, जो कि एक उनका आखिरी पड़ाव रहता है लाइफ का कि रिटायर और रिटायरमेंट के बाद में, तो उस एज ग्रुप में होने वाली जिस प्रकार के अनुभव को मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, हमें चाहिए है कि जो उस एज ग्रुप से दूर है अभी, जिनके पास समय है 25 साल 30 साल 40 साल, तो वो लोग इन चीज़ों को समझे या महसूस करे, या उससे प्रिवेंशन का जिस प्रकार की भी परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हो सकती है। देखिए, कोई भी चीज़ों का सिर्फ प्लानिंग किया जा सकता है, उसका एग्जीक्यूशन तो समय पर ही पता चलता है कि हमारी प्लानिंग कितनी परफेक्ट थी। ये बात को मैं 100% मानता हूँ। लेकिन हम प्लान न भी करके रखे, ये अपनी आप में एक गलत बात हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने कोई ना कोई एक प्लान तो होना चाहिए, चाहे प्लान ए बोलिए चाहे प्लान बी बोलिए, लेकिन प्लान होना जरूर चाहिए है। और वो हर एज ग्रुप के लिए रहना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे साथ में जो बातचीत में देखा होगा, तो हमने बिल्कुल 15 साल के बच्चे से लेकर आज 60 साल की उम्र या 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके उम्र के आखिरी पड़ाव में फाइनेंशियल प्लानिंग, या उस जो प्लान हमने किए थे, या जिस तरीके से भी हमारा समय सर्विस लाइफ का 40 साल का गुजरा है, उसके रिजल्ट हमको दिखने लगते हैं। तो रिजल्ट दिखने के बाद में, जैसे अभी हम अगर बात करें कि बच्चे लोगों की, तो उस समय में बच्चे सभी बड़े हो गए रहते हैं अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। वो लोग कोई अपने शहर में रहता है, कोई दूसरे शहर में भी चले जाते हैं। बच्चे पंख लग गए हैं तो कितना दूर उड़ते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों की लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, जैसा भी। तो ये जो चीज़ें हैं कि जिसके साथ में मिलने के लिए जब वो बच्चे हमारे घर में थे, तब हम लोगों को उनके साथ में वक्त गुजारने के लिए समय नहीं रहता है, क्योंकि नौकरी है, पैसा है, बिजनेस है, जो भी कुछ है, तो उस कारण से हम उनको समय नहीं दे पाते। लेकिन एक समय के बाद में जब हम रिटायर होकर के घर में बैठते हैं, तब तक के बच्चे इतने बड़े हो गए रहते हैं कि वो उड़ने लग जाते हैं। तो उस कारण से भी हमारे को एक घर में एक अकेलापन आ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे 40 साल तक के, अब मेरे को मालूम है कि सवेरे 6 बजे उठ करके या 5 बजे उठ करके मेरे को जैसे ड्यूटी के टाइम के ऊपर में समय पर जहाँ कहीं भी पहुँचना है वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो एक समय के बाद में तो अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उस समय पर अपने आप नींद खुल जाती है नौकरी के नाम से। वो उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद में जब हम चाहते हैं कि हम सोए, लेकिन इतना 40 साल तक के जिस हैबिट को हमने फॉलो किया या जिस हैबिट से हमारा ब्रेन गुजरा है, तो उसके बाद में हम चाहे भी तो उसके बाद में नींद नहीं आती है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, आखिर उठ करके करेंगे भी क्या, तो वो एक समस्या, एक नया टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि 40 साल में तो हमारे को खुद के लिए वक्त नहीं था, और आज अचानक से इतना वक्त मिल जाता है कि हर चीज़ के लिए वक्त होता है, बस लोग नहीं होते हैं। बच्चों के लिए तब समय नहीं था, तब बच्चे साथ में थे, आज समय है तो बच्चे साथ में नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो एक अकेलापन, इमोशनल और सारी चीज़ों में, लेकिन इन सब इमोशन और ये सब चीज़ों के साथ में अगर कभी या कहीं ये फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अंदर ही अंदर ज़्यादा खाने लगती है। आप अगर इस चीज़ को महसूस करेंगे, ठीक है, अभी अगर आपकी उम्र ये नहीं है,
तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो एक अकेलापन होता है परिवार से दूर रहने का, या बच्चों के बगैर रहने का, या और भी कुछ चीज़ें, देखिए रिटायरमेंट जरूरी नहीं है कि एक 60 या 58 साल की उम्र आए और गवर्नमेंट आपको बोले कि भैया कल से मत आइए। तो एक ये रिटायरमेंट होता है, और दूसरा एक रिटायरमेंट होता है कि कभी कभी कुछ हद तक कि कुछ फिजिकल कंसर्न आते हैं जिसकी वजह से, बहुत रेयर में होता है, लेकिन वो भी एक चीज़ें होती है जिसको हम एक अच्छे शब्दों में अगर कहे तो रिटायरमेंट ही करना पड़ता है। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि घर में बैठा देना। तो घर में बैठने के बाद में जिस प्रकार का अकेलापन आता है, और अगर उसमें अगर फिजिकल डिसेबिलिटी या और कुछ एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो ये जो सिचुएशन लाइफ में आपके सामने आती है, किसी के सामने आती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पेनफुल होती है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए, लेकिन एक्सप्रेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो है पैसा। तो पैसे की रिक्वायरमेंट, ये चीज़ों का जो एक अकेलापन है या जो खालीपन है, उसके साथ साथ अगर पैसों का टेंशन आ जाए तो मानिए मेरी बात को कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और कहीं इसमें अगर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी आपकी बैलेंस रह जाए, जैसा किसी बच्चे की शादी हो गई, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शादी के प्रति, शादी की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं रहते हैं, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाती है शादी में। अब शादी में लेट हुआ है तो ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी कास्केडिंगली डिले होती जाएगी। तो कभी कभी ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद में भी बच्चों का एजुकेशन चलते रहता है। कुछ हमारी वो लाइबिलिटियाँ जिसको लेकर के हम पोस्ट रिटायरमेंट एक फ्री या बॉर्डरलेस लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो सब चीज़ों का भी टेंशन होने लगता है। तो ये जो चीज़ें होती है उसके लिए कभी भी आपने देखा होगा तो अगली जो जनरेशन है उसने पूरी तरह से इन सारी चीज़ों के लिए अपने पहले वाली जनरेशन को, यानी आपकी जनरेशन को ही जवाबदार माना होता है। तो वो अपने जगह में सही है नहीं है उस बहस पे मैं नहीं जाऊंगा। आपकी भी जनरेशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही है नहीं है वो भी मेरा कोई जजमेंट का विषय नहीं है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां जिंदगी में आती है। मैं किसी प्रकार का जज नहीं हूं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है मैं बताऊं आपको। मैं सिर्फ ये बताने का कोशिश करता हूं या ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर लाइफ में स्थितियां आती है तो आपके पास में प्लान क्या रहेगा। अगर प्लान नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगर किसी ने देर से शादी करी है तो उसको किसी न किसी प्रकार का प्लान ए बी सी, कोई ना कोई एक प्लान लेकर के बाकी की चीज़ों को तो भी कम से कम मैनेज करने का कोशिश करना चाहिए, या टाइम ड्रिवन ट्रैक के ऊपर में लाना चाहिए। तो ये जो सारी सिचुएशन होती है जिसको लेकर के मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं पिछली जो 60 साल हो गया है जिन लोगों का रिटायरमेंट हो गया उन लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा आप मान करके चल सकते हैं। लेकिन वास्तव में मैं उन लोगों से बात ज़्यादा कर रहा हूँ जिन लोगों को ये वक्त आने वाला है, यानी 50+ वाला जो एज ग्रुप है उन लोगों के साथ में। क्योंकि जिस तरीके से भी आप अपने ही फाइनेंशियल एक जो कॉम्प्लिसेंट में देखिए, जब तक के आपका ये 60 साल का उम्र नहीं आता है तब तक के आपको एक फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन उस 30 दिन के बाद में मिलने वाली तनख्वाह की हमारे को इतनी आदत हो गई रहती है कि हम उस चीज़ को गौर ही नहीं करते हैं कि जिस दिन हमारी वो रिटायरमेंट की तारीख आएगी उसके बाद हमारा कैसा होगा, क्या होगा। ऑफ कोर्स वहाँ पर प्रोविडेंट फंड और बाकी के फंड वगैरह के थ्रू काफ़ी पैसा मिलता है, लेकिन काफ़ी पैसा मिलने के बाद में पैसा मिलना पूरी तरह से बंद हो जाता है अगर कहीं इस एज में आने के बाद हमारी कोई लाइबिलिटीज़ बैलेंस रह गई है, बच गई है। उसके लिए लमसम में पैसा लगेगा जो कि लगभग या कमोबेश उतना ही पैसा होता है जो हमारे प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह में मिलता है हमारे को। प्लस इसके बाद में भी आप शादीशुदा है मैं मानकर चल रहा हूँ, तो शादीशुदा के साथ में यानी आप और आपके मिसेस या आपके हस्बैंड जो भी आप हैं, तो ये पेयर तो रहेगा, और पेयर रहेगा खर्चा भी रहेगा। कभी कभी ये होता है कि इस एज ग्रुप में आने के बाद में शायद अनाज और किराने का शायद थोड़ा कम लगे लेकिन दवाइयों का थोड़ा ज़्यादा लग जाता है।
तो कहने का मतलब ठीक है, यहाँ अच्छी बात है कि कभी कभी बच्चों की स्कूल फीस और ये वो ट्यूशन व्यूशन ये सब खर्चे बंद हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ बंद हुए रहते हैं उसके साथ साथ कुछ नए खर्चे चालू भी हो जाते हैं। तो हमारे को एक बैलेंस्ड तरीके से प्लान करने का जरूरत है। हमें ये सोचने का जरूरत है कि किस प्रकार से हम, अगर हम 40 के बाद में भी अगर इसको सोचना या पटरी के ऊपर में लाना चाहते हैं, तो उसको हमारे को सेट राइट करना चालू करना पड़ेगा। हमारे को हर एक चीज का टारगेट बना करके कि हमारे को अगर बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, उनका एजुकेशन क्या है। देखिए एजुकेशन के लिए आजकल तो बहुत फैशन चल रहा है कि सबको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो ठीक है, अगर काबिलियत है तो बच्चे बन ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि माँ बाप ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि बच्चे ने वो नहीं किया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तो ठीक है, ये सब अपना अपना सोचने का रवैया है, क्या करना है किसको करना है तो वो करे, लेकिन वो चीज़ों के चक्कर में या उस चीज के उन्माद में इतना पैसा ना खर्चा कर दे कि उस बच्चे के एजुकेट करने के चक्कर में आप खुद पूरे ड्राई हो जाए। आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी सेविंग, आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ है वो पटरी से ना उतर जाए। अगर बच्चे में काबिलियत है दोस्तों, तो बच्चे के लिए आपको थोड़ा सा करने से भी बच्चा आपको पूरा रिजल्ट देगा। लेकिन आप अगर फिर भी इस जिद में हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो बच्चे का भविष्य जरूर बनाइए, लेकिन बच्चे के भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अपना वर्तमान और अपना रिटायरमेंट के बाद का भविष्य, इसको सुरक्षित करना भी आप ही का काम है। क्योंकि बच्चे का एजुकेशन होने के बाद वो इस लेवल पे पहुंचे कि वो आपको पाले, अपने परिवार को पाले, और बाकी जो खर्चे हैं, जवाबदारी है, उसके लिए कम से कम 7 8 10 साल का वक्त लग जाता है। तो इतना सब सेट राइट होने में उसको समय लगेगा। तब तक कि हम जिस प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने वाले हैं उसका अंदाजा आपको लगाना जरूरी है। मैं नहीं बता रहा कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी। देखिए हर पिच के ऊपर में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं नहीं ये बोलता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम ही आती है, कुछ अच्छी भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें देखिए दोस्तों आती है और चली जाती है। कोई भी एक अच्छा दिन देखिए, अच्छा दिन इतना प्यारा होता है, हर हफ्ते संडे आता है, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन बाकी के 6 दिन हर दिन गिनने पड़ते हैं। क्यों गिनने पड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आने वाली रहती है, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, रिश्तेदारों की प्रॉब्लम। तो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम के कारण से ये 6 दिन एक एक दिन का एहसास करा के गुजरते हैं, जबकि संडे जो है वो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था अभी ख़त्म हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, अच्छा दिन या अच्छा समय या अच्छा प्रसंग बड़े आसानी से पार हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम वाला फेज होता है वो काटे नहीं कटता है। वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बड़ी एज वाले लोगों के साथ में कि वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आई तो हम अकेले ही रहते, ना हमारा शारीरिक क्षमता उतनी रहती है कि हम दौड़ करके कुछ कर सके, ना हमारी मानसिक स्थिति इस प्रकार की रहती है कि हम कुछ ठोस निर्णय ले सके। तो हर तरीके से अक्षम वाली जो परिस्थिति होती है वो, और मानसिक रूप से संवेदना रूप से इमोशनल तरीके से भी हम जिस तरीके की एक स्टेटस में चले जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें इतनी आसानी से सेट राइट नहीं होती है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको आपको संभालना पड़ेगा, पहले से संभालना पड़ेगा। जब आपके पास समय है तब उसके बारे में प्लान करके रखना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें हम पॉसिबल हो सके उसको हमारे को सही तरीके से एक चैनलाइज तरीके से उसको अटैक करना पड़ेगा, ताकि वो उस एज में वो एक चैलेंज सामने आए और वो एक जैसा दिन गुजरता है वैसे ही आए और निकल जाए। उसका कोई इशू, उसका कोई प्रॉब्लम, उसका कोई फाइनेंशियल दिक्कत हमारे लाइफ में नहीं आनी चाहिए। हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे पोस्ट रिटायरमेंट के गोल्स क्या क्या है। हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि बिफोर रिटायरमेंट हम उनमें से क्या क्या क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को चॉक डाउन करना पड़ेगा, उनका टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें करने के साथ साथ मैं आगे आपको ये ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आज हमने उस एज ग्रुप से बात करी जिससे मेरे ख्याल से
सारा एज ग्रुप कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड से एक नया सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने सभी एज ग्रुप की फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के या फाइनेंशियल चैलेंजेस को लेकर के बात कर लिए हैं। तो अगले एपिसोड से हम एक नए विषय के ऊपर में बात करेंगे। वो नया विषय जो है वो संडे को आएगा और उसके बारे में हम संडे से ही बातचीत चालू करेंगे। तो उस दिन और उस नए सब्जेक्ट का इंतजार किए, उसमें भी एपिसोड्स आएंगे, तो वो एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा। इन सारे सवालों को किस तरीके से हम फाइनेंशियली मैनेज करके रख सकते हैं, फाइनेंशियल चैनलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को देखिए, अगले एपिसोड से आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम हमने बताई है उसके सॉल्यूशंस मिलने चालू होंगे दोस्तों। थैंक यू।